आज हम पढ़ेंगे पर परागण अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि जिन पुष्पों के बीच परागण होना है वो दोनों पुष्प अलग अलग पौधों पर लगे रहते हैं, चाहे वो एक लिंगी हो या द्विलिंगी। अब पढ़ेंगे पर परागण के लिए अनुकूलन या युक्तियाँ। पर परागण हेतु विभिन्न युक्तियाँ या अनुकूलन होते हैं, जैसे एक लिंगता अर्थात यूनिसेक्सुअलिटी, स्वबंधिता सेल्फ स्टेरिलिटी, पृथक पक्वता डाइकोगैमी, विषम रूपता हेट्रोमॉर्फिज्म, अनात्म परागणता हर्कोगैमी, स्वदूषण सेल्फ पॉइजनिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं एक लिंगता अर्थात यूनिसेक्सुअलिटी। एक लिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जन्नांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत उभय लिंगाश्रयी पौधे जैसे लौकी, कद्दू, खीरा तथा एक लिंगाश्रयी पौधे जैसे पपीता, सहतूत, भांग आदि आते हैं। इन सभी में पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। कभी कभी उभय लिंगाश्रयी पौधों में स्वपरागण भी देखने को मिल जाता है। अब पढ़ेंगे स्वबंध्यता सेल्फ स्टेरिलिटी। इन पौधों में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो परागकणों का अंकुरण नहीं हो पाता, लेकिन जब ये परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं, जैसे आलू, तंबाकू, झुमकलता आदि। अब पढ़ेंगे पृथक पक्वता अर्थात डाइकोगैमी। कुछ द्विलिंगी पुष्पों में नर व मादा जन्नांग का परिपक्वन अलग अलग समय पर होता है, जिससे इनमें स्वपरागण की संभावना नहीं बन पाती। डाइकोगैमी के अंतर्गत दो अवस्थाएं आती हैं, प्रोटोगाइनी तथा प्रोटेंड्री। प्रोटोगाइनी वर्तिकाग्र गुड़हल, मालवेसी पहले होता है तो इस आदि पौधों में प्रोटोगाइनी वर्तिकाग्र लेकिन जब पहले परिपक्व हो जाते हैं जबकि इस दशा को प्रोटेंड्री कहा जाता है। जैसे गुड़हल तथा मालवेसी कुल के विभिन्न पौधों में प्रोटेंड्री कंडीशन पाई जाती है, जबकि बरगद, पीपल, शरीफा, चंपा, गुलाब आदि में प्रोटोगाइनी कंडीशन पाई जाती है। अब पढ़ेंगे विषम रूपता अर्थात हेट्रोमॉर्फिज्म। कुछ पौधों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। इस दशा को विषम रूपता कहते हैं। इस दशा में पुंकेसर अलग अलग लंबाई के होते हैं। कभी कभी पुष्पों में वर्तिकाग्र तथा परागकोश की लंबाई में भिन्नता हो जाती है, जिसके कारण इनमें स्वपरागण नहीं हो पाता, जैसे प्रिमरोज, अलसी आदि। अब पढ़ेंगे अनात्म परागणता अर्थात हर्कोगैमी। जब पुष्प में वर्तिकाग्र काफ़ी ऊंचाई पर स्थित हो तथा परागकोश काफ़ी नीचे रह जाते हैं, तब इस दशा को अनात्म परागणता अर्थात हर्कोगैमी कहते हैं। इस दशा में स्वपरागण संभव नहीं हो सकता, जैसे ग्लोरियोसा, आइपोमिया आदि में। अब पढ़ेंगे स्वदूषण सेल्फ पॉइजनिंग। कभी कभी कुछ पौधों में किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाएं तो विष का कार्य करने लगते हैं, अर्थात पॉइजन के रूप में
अपना प्रभाव फैलाते हैं, जिसके कारण वह पुष्प तुरंत ही सूख जाता है। इस प्रक्रिया को स्वदूषण या सेल्फ पॉइजनिंग कहा जाता है, जैसे ऑर्किड्स में। अब देखते हैं पर परागण के क्या लाभ हैं, अर्थात एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण द्वारा अच्छी स्वस्थ संतति की प्राप्ति होती है। अच्छे व स्वस्थ बीजों का उत्पादन होता है। इसके द्वारा नई किस्मों या नई प्रजातियों का उत्पादन होता है। हानिकारक गुण पृथक हो जाते हैं। पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। संतति पौधों में जीवन संघर्ष की अधिक क्षमता होती है। अब पढ़ेंगे पर परागण से हानियाँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण के लिए किसी बाहरी साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। इस परागण में परागकण अर्थात पॉलन ग्रेन्स काफ़ी अधिक मात्रा में बनते हैं, जो व्यर्थ ही नष्ट हो जाते हैं। हानिकारक प्रभावी गुणों का संतति में प्रकट होने की संभावना बनी रहती है। पर परागित पौधे सदैव ही संकर अर्थात हाइब्रिड होते हैं। अब देखेंगे पर परागण की विधियां, मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पर परागण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है: वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण तथा कृत्रिम परागण। इसके अंतर्गत जंतु परागण कई प्रकार के जंतुओं से होता है, जैसे कीट परागण, पक्षी परागण, घोंघा परागण, चींटी परागण, चमगादड़ परागण, गिलहरी परागण, हाथी परागण आदि। तो इनमें से सबसे पहले वायु परागण को समझते हैं। वायु परागण अर्थात एनीमोफिली। पुष्पों में वायु के माध्यम से होने वाले पर परागण को वायु परागण अर्थात एनीमोफिली कहते हैं तथा ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प अर्थात एनीमोफिलस फ्लावर कहा जाता है। इन पुष्पों की निम्न विशेषताएं होती हैं। ये प्रायः आकर्षणहीन और छोटे होते हैं। इनमें विशेष गंध नहीं पाई जाती है और न ही ये चमकीले रंगों के होते हैं। वायु परागित पुष्प प्रायः एकलिंगी होते हैं। इनमें बाह्यदल एवं दल अर्थात कैलिक्स तथा कोरोला या तो होते ही नहीं हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं। इन पुष्पों में परागकण काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, जैसे मक्का में 2 करोड़ और रूमेक्स में लगभग 40 करोड़ परागकण उत्पन्न होते हैं। इनके परागकण छोटे व हल्के होते हैं। इनके पुंकेसर प्रायः लंबे तथा बाहर की ओर निकले होते हैं। इन पुष्पों का वर्तिकाग्र लंबा होता है ताकि ये परागकणों को आसानी से ग्रहण कर सके। पॉपुलर, मक्का, चीड़, रूमैक्स आदि में वायु परागण होता है। अब पढ़ते हैं जल परागण, हाइड्रोफिली। जलीय पौधों में इस प्रकार का परागण होता है। यह परागण जल के माध्यम से होता है, इसलिए इसे जल परागण कहा जाता है। यह परागण 2 रूपों में मिलता है। पहला अधोजल परागण अर्थात हाइपोहाइड्रोफिली। इनमें परागण की क्रिया जल के अंदर होती है, जैसे सेरेटोफिल्लम। दूसरा है अधिजल परागण अर्थात एपीहाइड्रोफिली। एपहाइड्रोफिली में परागण जल की सतह पर होता है, जैसे हाइड्रला, वेलेस्नेरिया आदि। अब पढ़ेंगे जल परागित पुष्पों की विशेषताएं। जल परागित पुष्प प्रायः छोटे होते हैं। ये रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। इनमें
मकरंद भी नहीं पाया जाता है। इनके परागकण हल्के होते हैं, जिससे कि ये पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इसके अलावा इनके चारों ओर श्लेष्म जैसा पदार्थ का आवरण होता है, जो इन्हें पानी में सड़ने से बचाता है। अब पढ़ेंगे जंतु परागण अर्थात जूफिली। पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण अर्थात जूफिली कहते हैं। जंतु परागण प्रायः कीटों, पक्षियों, चमगादड़, घोंघों आदि के द्वारा होता है। इनमें से अक्सर कीट परागण को पूछा जाता है, अतः कीट परागण को अच्छी तरह से समझते हैं। कीट परागण एंटोमोफिली विभिन्न प्रकार के कीटों जैसे ततैया, मधुमक्खी, भौरे, तितली, शलभ आदि के द्वारा कीट परागण होता है। लगभग 80% कीट परागण मक्खियों तथा मधुमक्खियों द्वारा होता है। अब पढ़ेंगे कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं अथवा इनमें पाए जाने वाले अनुकूलन। कीट परागित पुष्प प्रायः चमकीले रंग के होते हैं। रात्रि में खिलने वाले पुष्प प्रायः सफ़ेद रंग के होते हैं, ताकि रात्रि में कीटों को आकर्षित कर सकें। रात्रि में खिलने वाले कीट परागित पुष्प तेज सुगंध वाले होते हैं, जिसके कारण दूर से ही कीटों को आकर्षित कर लेते हैं, जैसे रात की रानी, बेला। इनमें मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कीटों को आकर्षित करती हैं। इनमें परागकण कम संख्या में बनते हैं तथा ये चिपचिपे होते हैं, जिससे ये कीट के शरीर में आसानी से चिपक जाते हैं। कीट परागित पुष्पों के अनेक उदाहरण हैं, जैसे बोगेनविलिया, ऑर्किड, अतिस, रेफ्लिसिया, बेला, रात की रानी आदि। रेफ्लिसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। इसमें सड़े हुए मांस की बदबू आती है, अतः मक्खियाँ इस ओर आकर्षित होती हैं और मक्खियों के द्वारा इनके बीच परागण हो जाता है। अब पढ़ेंगे पक्षी परागण ऑर्निथोफिली। पक्षी परागित पुष्प बड़े, रंगीन तथा गंधहीन होते हैं और इनमें मकरंद पाया जाता है। इनके परागकण चिपचिपे होते हैं। पक्षी परागित पुष्प प्रायः लाल रंग के होते हैं। गुंजन पक्षी अर्थात हमिंग बर्ड, कौवा, मैना आदि के द्वारा पक्षी परागण किया जाता है। बिग्नोनिया, सेमल, पागर आदि पक्षी परागण पौधों के अच्छे उदाहरण हैं। अब पढ़ेंगे घोंघा परागण अर्थात मेलेकोफिली। जिमीकंद, गुलदाउदी, सर्पपादप आदि में कीटों के अलावा घोंघे भी परागण करते हैं। मादा पुष्प इसके आधार पर तथा नर पुष्प ऊपर की ओर लगे होते हैं। ऐसे पुष्पक्रम को स्थूल मंजरी अर्थात स्पैडिक्स कहते हैं। इन पुष्पों में मादा पुष्प पहले परिपक्व होते हैं, जिससे परागकणों को नर पुष्प तक पहुंचाया जा सके। उसी दौरान नर पुष्प भी तैयार हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे चींटी परागण अर्थात मर्मेकोफिली। कुछ पुष्प मकरंद से भरे होते हैं, लेकिन ये इतने पतले होते हैं कि इनमें चींटी के अतिरिक्त कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे पुष्पों में चींटियां सहजीवी के रूप में रहती हैं। वे पुष्पों से मकरंद लेती हैं तथा बदले में पुष्प में परागण भी कर देती हैं, जैसे कदम्ब। अब बढ़ते हैं चमगादड़ द्वारा परागण अर्थात कीरोप्टेरोफिली। चमगादड़ रात्रि के समय निकलते हैं और मकरंद, परागकण, कीट, फल आदि की खोज में विभिन्न पौधों पर जाते हैं।
ये पुष्पों की गंध द्वारा ही उन तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये रंग देखने में असमर्थ अर्थात कलर ब्लाइंड होते हैं। कचनार, कदम्ब आदि के पौधों में चमगादड़ द्वारा परागण भी हो जाता है। अब पढ़ेंगे मानव द्वारा परागण या कृत्रिम परागण अर्थात आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इस परागण को